कांग्रेस तो ये कहती है कि ये पर्ची सरकार है। वो शायद उनको ये लग रहा होगा क्योंकि 2018 के उसमें माइंडसेट में होंगे कि उस समय सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे और पर्ची किसी और के नाम की खुल गई। कांग्रेस वाले ये कहते थे कि बीजेपी पहले लोगों की आवाज़ दबाती थी, अब उनकी आवाज़ छीन रही है। अब ये बात वही कह सकते हैं जिनका भ्रमण रायबरेली से ज़्यादा वियतनाम में हो। जो रायबरेली के से सांसद है पर वो रायबरेली से ज़्यादा जो व्यक्ति वियतनाम जाते हैं। किसी भी सरकार को सेकुलर होना चाहिए या सनातनी होना चाहिए? क्या सेकुलर होने का मतलब ये है राजनीतिक दल ये बोले कि सनातन कोरोना के बराबर है? ये बोला गया चेन्नई में डीएमके के द्वारा। मैंने कांग्रेस हाईकमान को, लीडरशिप को कहा कि हमें इसका विरोध करना चाहिए। वो मूक दर्शक बन के बैठे रहे। क्यों मूक दर्शक बन के बैठे रहे? तो सेकुलर होने का अर्थ ये नहीं है कि हिंदुओं को और सनातनियों को गाली दे पड़ती रहे और हम कुछ ना बोले। मेरे लिए सभी धर्म सम्मान के योग्य, सभी धर्म। सेकुलर एक फैशनेबल शब्द बन गया जिसमें सेकुलर होने का अर्थ कांग्रेस के कारण या कांग्रेस के ज़माने में ये हो गया था कि सनातन और हिंदू को गाली दो वही सेकुलर है। ये सेकुलर नहीं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, पर कोई व्यक्ति मेरे धर्म का, मेरी पूजा परंपराओं का, मेरी पूजा पद्धति का अपमान करेगा, मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। यही गौरव वल्लभ। दोस्त से राज्यसभा टिकट मिलता है तो किस नेता की बात कर रहे हैं? जिस नेता को टिकट राज्यसभा में भेजा गया उसकी एक ही क्वालिफिकेशन थी कि उसको ये पता था कि मीट दिल्ली में कहाँ अच्छा मिलता है और वो मीट वो समय पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के घर पहुंचा देते। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपने संबित पात्रा से आपकी कभी मुलाकात हुई है? क्या वो कागज अभी भी आपने संभाल कर रखे हैं? संबित जी से मेरी एक दफ़ा मुलाकात भी हुई है, तो कागज भी संभाले हुए हैं। कुछ चीज़ें होती है जो नॉन नेगोशिएबल, नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल होती है। कि जो एसआई भर्ती को लेकर के कि सरकार ने कहा था हम जांच कराएंगे और भर्ती को रद्द करेंगे। जांच चल रही है, लेकिन जिस स्तर पर जांच चल रही है भर्ती रद्द करने की बात ही अब हो नहीं रही है। कि एक भी व्यक्ति जो पर्ची से एसआई बना है या जो पर्ची से तहसीलदार बना है या पर्ची से अध्यापक बना है कांग्रेस के ज़माने का, उन सबको चुन चुन कर नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। और जिन्होंने ये पर्चियां दी है उन पर्चियों वालों को सबको अंदर जेल जाना पड़ेगा। कांग्रेस ने आपको जहाँ से टिकट दिया वो सीटें थी जो हारने वाली सीटें। पंच साहब, मैंने कभी टिकट मांगा नहीं। मुझे जब जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ने के लिए रघुवर दास जी सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कहा गया तो मैंने कहा मेरा मन नहीं है। तो मेरे को कांग्रेस नेतृत्व ने कहा प्लीज़, मैं जो आपसे एक्शन कर रहा हूँ ना वैसा ही एक्शन प्लीज़। गौरव जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि लगभग 1 साल आपको बीजेपी ज्वाइन किए हुए हो चुका है, लेकिन जब आप कांग्रेस में थे तो आप हमको टीवी पे भी दिखते थे, महत्वपूर्ण जगहों पर दिखते थे, प्रभावी भूमिका में दिखते थे। लेकिन 1 साल से न तो हमने बीजेपी के भीतर और बाहर आपको किसी बड़े रोल में देखा है, किसी बड़ी जगह पर देखा है। तो आपको लगता है कि इस पार से उस पार जाने में कुछ दिक्कत हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो पार्टी के अपने निर्णय होते हैं। और जैसे झारखंड चुनाव हुआ इस दौरान तो मैं पार्टी की तरफ से झारखंड चुनाव में मीडिया का इंचार्ज था। मैंने झारखंड रांची में रहकर लगभग 1 महीना में रह के मैंने वहाँ पे पार्टी के पटल से प्रेस वार्ताएँ भी करी। आर्थिक विषयों पर जो भी पार्टी के इश्यूज़ होते हैं मैं उस पर इनपुट देता रहता हूँ। और कांग्रेस में भी मैं था जब लास्ट के 1 सवा साल में मैंने टीवी डिबेट थोड़ी सी कम की थी। उसका कारण एक ही है कि जो टीवी डिबेट का जो मोडस ऑपरेंडी है मैं उसके लिए फिट नहीं रहा। जिस तरह से सवाल जवाब और जिस तरह का इश्यूज़ होते हैं तो मुझे लगता है कि और लोग ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं तो वो जो कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपने शायद मुझे कम देखना शुरू कर दिया। मैं तो वहीं पे खड़ा हूँ, पर आजकल आप उस तरफ दृष्टि नहीं कर रहे। मैं तो अखबारों में भी लेख लिखता रहता हूँ। पिछले 1 वर्ष में मैंने लगभग 80 से ज़्यादा ओपैड लिखे हैं जो सभी तरह के अखबारों में हिंदी अंग्रेजी में छपे हैं। इकोनॉमिक इश्यूज़ पे मैं काम कर रहा हूँ और एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ। वो मेरे कोर फाइनेंस के एरिया में लिख रहा हूँ। तो हम तो वहीं खड़े हैं, आप उस तरफ नज़र नहीं अपनी दौड़ा रहे। तो हम तो आपको जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से आप हमें दिखते तो हैं, हाँ। लेकिन हमको आप संबित पात्रा स्टाइल में दिखते नहीं हैं।
आजकल तो संबित पात्रा जी भी कम ही आते हैं, वो भी कुछ पार्टी का कुछ और काम कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र में वो लोकसभा से सांसद हो गए तो उसका कुछ काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा देखिए, मैंने ही डेलिबरेटली थोड़ा सा अपने आप को कूलिंग ऑफ पीरियड आप समझ लीजिए, मैं तो उसमें विश्वास करता हूँ। थोड़ा सा अपने आप को स्थिर करने में, अपने विचारों को और स्ट्रॉन्ग करने के में, कुछ पढ़ने लिखने का जिस तरह आपकी रुचि है, मेरी भी थोड़ी बहुत रुचि है, तो वो सारे मैंने काम पिछले 1 वर्ष में किए। रही बात पार्टी की, तो उन्होंने मुझे हर वैचारिक और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो मैंने उनसे आग्रह किया उन्होंने मुझे प्रदान किए। तो मेरी कोई वैसी कोई इश्यू नहीं है। और मेरा जो जो कांग्रेस से मतभेद थे, जिस कारण से मैंने कांग्रेस छोड़ी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी, तो मेरे को कोई असुविधा नहीं है। तो एक सवाल मेरा, मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये जानना चाहता हूँ कि जो हमने डिबेट जो आपकी देखी थी टीवी पर, 5 ट्रिलियन वाली, जो कितने शून्य होते हैं, तो वो उसके बाद आपकी पार्टी ज्वाइन करने के बाद, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, आपने संबित पात्रा से आपकी कभी मुलाकात हुई है? क्या वो कागज़ अभी भी आपने संभाल के रखे हैं? देखिए, कागज़ तो अभी भी मेरे जहन में है, संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और संबित जी से मेरी एक दफ़ा मुलाकात भी हुई है, तो और उस डिबेट के बाद भी कई दफ़ा हुई थी। ऐसा नहीं है कि भाजपा में ज्वाइन करने के बाद ही मेरी मुलाकात हुई, उस दौरान भी उनसे कई दफ़ा मुलाकात हुई और कई विषयों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो कागज़ भी संभाले हुए हैं, पर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती है जो नॉन नेगोशिएबल, नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल होती है। वो चीज़ों पर आहत होना जब शुरू हुआ तो मेरे को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। मेरे लिए एक, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आया लक्ष्मी पंत साहब, कि जब मैंने राजनीति ज्वाइन करी थी तो मैं कोई ये नहीं कि मैं ये पद पालूँ और फिर ये पद पालूँ और फिर ये पद पालूँ। मैं तो 32 साल की उम्र में पंत साहब फुल प्रोफेसर बन गया था, और इसके लिए मैं मेरे शिक्षकों का और मेरे माता पिता का सुबह शाम गुणगान उन सब का करता हूँ। उनकी वजह से ये हुआ। बाकी मैं तो एक मध्यम श्रेणी परिवार में मैंने जन्म लिया। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहकर मैं दुनिया के शीर्ष संस्थाओं में जाकर मैंने पढ़ा है। देश के नहीं, दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ जाकर मैंने अपने आइडियाज़ दिए, वहाँ पे कोर्सेज पढ़ाए। इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में मैं परमानेंट पोजीशंस पे रहा, प्रोफेसर रहा। 32 साल की उम्र में इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में, बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर बना। तो मेरे को कोई ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरी नौकरी सही नहीं चल रही तो मैं ये कर लूँ, मैं कुछ और नहीं कर पा रहा तो ये कर लूँ। मैं अपनी कैरियर में अच्छा था, पर नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल आइडिया ये है कि मैं सुबह शाम जाकर टीवी पर बैठ के सनातन धर्म को गालियाँ नहीं दे सकता पंत साहब। मेरे में उतना कलेजा नहीं, और मेरे माता पिता और गुरुओं ने मुझे सिखाया नहीं। अब उनका दोष है तो आप उनसे बात करो। मैं भारत के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता। जो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं उनको गाली दूं। और बड़ा एक बड़ा इंसिडेंट्स आपको बताता हूँ। मैंने 1 बजे कांग्रेस के हेडक्वार्टर से अडानी के खिलाफ प्रेस वार्ता करी, और 4 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो रेड कारपेट बिछा रहे हैं उसके लिए, उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री। तो ये जो वैचारिक विरोधाभास चल रहा है, मैं मुख्यमंत्री को गलत नहीं मानता। उनको अपने प्रदेश में निवेश लाना है, रोजगार का सृजन करना है, तो मिल रहा है। तो फिर जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देती, कभी अब अडानी को देती, कभी अंबानी को देती, कभी टाटा को देती, कभी गोदरेज को देती है, तो ये सब लोग खराब, आप जो करो वो सही। जब एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीदा, टाटा ग्रुप को गालियां देना शुरू कर दिया। गोदरेज समूह के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर दी, उसको गालियां देना चालू कर दिया। तो ये जो एक तरह का एक दृष्टिकोण चल रहा था, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के कुछ लोग जो कांग्रेस को चलाते हैं, उनमें से अधिकतर लोग किसी ना किसी के पीए रहे हुए हैं। तो ये जो पीएस का जो समूह है, इनको इलेक्शन लड़ना नहीं है, इनको राजनीति में जन भावना क्या, इनसे कोई सरोकार नहीं है। ये
एक 5 स्टार लाइफ जीते हैं, एक वातानुकूलित कमरे में बैठते हैं, वातानुकूलित कार से ऑफिस आते हैं, वहाँ आके बोलते हैं आज क्या करें, आज चलो मोदी जी को ये गाली देते हैं। फिर 2 घंटे और हो गए, अब किसको गाली दें, चलो अब वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते हैं। आपकी ना नीति है, आप जो वेल्थ क्रिएटर्स कांग्रेस के ज़माने में बने, आप उनको गालियां दे रहे हो, तो आप अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को गालियां दे रहे हो। फिर एक इंसिडेंट जिसने मुझे बहुत आहत किया, कांग्रेस के शीर्ष नेता जो कांग्रेस में समस्त निर्णय करते हैं, राहुल गांधी जी, वो एक पत्रकार से ने सवाल पूछा तो पत्रकार को बोला नहीं नहीं तू पहले तेरी जाति बता, नहीं तेरे एडिटर की जाति बता। अब पत्रकार क्या जातियां बता के सवाल पूछता है? क्या एडिटर लोग अपनी जातियां की वजह से उन पदों पर पहुंचे हुए हैं? नहीं मिस इंडिया तू बता कौन कौन सी जाति की बनी। अरे मिस इंडिया कोई सरकार थोड़ी करवाती है, मिस इंडिया कोई संस्था करवाती है जिसका सरकार से कोई लेना देना ही नहीं। मिस वर्ल्ड कौन सी जाति के बने। तो ये जो जातियों को बांटने वाली राजनीति, ये जो वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देने वाली राजनीति, ये जो सनातन धर्म को गालियां जो दे रहा है वहाँ पे मौन स्वीकृति देने वाली राजनीति। और एक और बात पंत साहब, आप मुझे अपने बर्थडे पर, जन्मदिन पर इनवाइट करो, मैं कोई कारण से नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैं आपको क्या चिट्ठी लिखूंगा, पंत साहब मैं नहीं आऊँगा। आप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का लिखित में उत्तर दे रहे हो कि हम नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें आपको गौरव वल्लभ से भी दूर करती है, और गौरव वल्लभ की सोच वाले करोड़ों युवा देश के, जो मध्यम श्रेणी परिवारों से, निम्न आय वर्गीय परिवारों से आते हैं, उन सब की अभिलाषाओं से आप दूर होते हो। तो आपके तो राहुल गांधी जी थे, पुराने नेता जो आपके थे, कि जब आपने ज्वाइन किया बीजेपी को और उसके बाद कई प्रवक्ताओं ने ज्वाइन किया, तो कांग्रेस वाले ये कहते थे कि बीजेपी पहले लोगों की आवाज़ दबाती थी, अब उनकी आवाज़ छीन रही है। अब ये बात वही कह सकते हैं जिनका भ्रमण रायबरेली से ज़्यादा वियतनाम में हो। जो रायबरेली के से सांसद है, पर वो रायबरेली से ज़्यादा जो व्यक्ति वियतनाम जाते हैं, उनको ना तो मेरे जैसे मध्यम आय वर्गीय परिवारों के लोगों की अभिलाषाएं समझ आ सकती है, ना भारतीय परंपराएं समझ आ सकती है, ना भारतीयता समझ में आ सकती है। ये बातें वही लोग कर सकते हैं जिनका एक ही लक्ष्य है कि सरनेम देख के आप डिसाइड करो कि मैं इसका क्या करूं। आप ये बताओ, हिंदुस्तान के कितने परिवार ऐसे हैं जिनके एक परिवार में 3-3 सांसद हैं? आपका, मेरा, आपके कैमरामैन का, ये जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इनके बच्चे क्या सांसद नहीं बन सकते? क्या वायनाड से सिर्फ गांधी सरनेम के ही सांसद हो सकते हैं? क्या वायनाड से कोई और सरनेम का व्यक्ति सांसद नहीं हो सकता? क्या रायबरेली से सिर्फ एक सरनेम के लोग सांसद बन सकते हैं? क्या रायबरेली का युवा जो वहाँ पे सुबह से शाम, जिसने उस जगह को जिया है, जो उस जगह की समस्याओं को समझता है, वो सांसद नहीं हो सकता? तो ये परिवार का जो परिवारवाद, मैं इसको वंशवाद नहीं बोलता, एक परिवारों की आइडेंटिटी, एक ये सारी इंडी अलायंस के जितने भी दल है, उनके सब में परिवार है। एक मुलायम सिंह परिवार है, एक परिवार से 5 सांसद, एक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी का परिवार है, उसमें सब सांसद। उसमें एक ही व्यक्ति है जो बालिग है और सांसद नहीं है, वो है प्रियंका गांधी जी के पति, बाकी तो सब सांसद। बीजेपी में भी तो कई लोग मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, दिल्ली में भी हैं, स्टेट में भी हैं। मुझे एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा परिवार बता दो जिसमें एक परिवार में 3 सांसद हो। मुझे एक परिवार बता दो। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। खड़गे साहब, जिनका मैं इस पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जब भी मैं सम्मान करता हूँ, क्या उनको सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बनाना है तो सिर्फ अपने दामाद जी याद आए? क्या एक दलित व्यक्ति, दलित युवा जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गुलबर्गा में सुबह से शाम काम करता है, वो उनको याद नहीं आए?
उनको अगर कर्नाटक में किसी को मंत्री बनवाना है तो सिर्फ अपना पुत्र याद आया। तो खुद खड़गे साहब राज्यसभा से सांसद, पुत्र कर्नाटक में मंत्री, कैबिनेट मंत्री, दामाद जी सांसद। अब मुझे ये बताओ, जब वो दामाद जी को एमपी का टिकट मिला उससे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के क्या मेंबर भी थे? उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कोई मीटिंग अटेंड करी? ये जो सोच है ना, ये सोच कांग्रेस पार्टी को युवाओं से दूर करती है। ये सोच भारतीय मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों से कांग्रेस पार्टी को दूर करती है। इसीलिए उसने मेरे जैसे असंख्य, मैं अकेला नहीं हूं, हम जैसे असंख्य, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, और ये मैं पहली बार कोई पॉडकास्ट में बोल रहा हूं। मैं उदयपुर से चुनाव लड़ रहा था। एक कांग्रेस पार्टी का पीए जो प्रवक्ता भी है, वो पहले पीए था, तो पीए के गुण थे उसमें, अच्छा पीए था, शेड्यूल बनाता था, डायरी रखता था अपने मंत्री की, मुख्यमंत्री की, जिसका भी वो पीए था। मेरे रनिंग चुनाव में वो आया और मेरे खिलाफ बयान दे के चले गया। कांग्रेस पार्टी को मैंने बताया तो उन्होंने मुझे, जो टॉप लीडरशिप को बताया, तो मुझे बताया कि जब ये चुनाव लड़े तो तुम भी दे देना। अरे ये कौन सी बात हुई? ये पीए लोग तो चुनाव लड़ते नहीं है, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, ये चुनाव लड़ते नहीं। और मेरा, इनको क्या प्रॉब्लम हुई पता आपको? कि कहीं गौरव वल्लभ ना जीत जाए। तो मैंने बुलाया नहीं, मैंने नहीं कहा कि आओ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके पत्रकार वार्ता करके मेरे खिलाफ बयान देके चले गए। और कांग्रेस पार्टी साइलेंट, राजस्थान का नेतृत्व साइलेंट। अरे आप मेरा विरोध करते करते पार्टी का विरोध कर रहे हो। ये जो स्ट्रक्चर था, उसके कारण आज कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, उनको आत्ममंथन करना चाहिए। तो क्या ये बात भी सही है कि कांग्रेस ने आपको जहाँ जहाँ से टिकट दिया वो सीटें थी जो हारने वाली सीटें? पंच साहब, मैंने कभी टिकट मांगा नहीं। मैं आज खुले कैमरे के सामने आंखों से आंखें मिला के बोल रहा हूँ। मुझे जब जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ने के लिए, रघुवर दास जी सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, तो मैंने कहा मेरा मन नहीं है। तो मेरे को कांग्रेस नेतृत्व ने कहा प्लीज़, मैं जो आपसे एक्शन कर रहा हूँ ना, वैसा ही एक्शन प्लीज़। मैंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। नतीजा क्या हुआ? मैं भी हारा। जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के ऑफिशियल कैंडिडेट थे रघुवर दास, वो भी हारे। एक ट्रायंगुलर फाइट में एक इंडिपेंडेंट जीत गए, जो अब हमारी ही पार्टी में है। फिर उदयपुर शहर मैंने नहीं मांगा, पर कैंडिडेट ही नहीं है आपके पास। आपको ये ताज्जुब होगा कि देश के कई ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पे 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे जिलाध्यक्ष बनने के लिए एक आदमी नहीं है। और होंगे कैसे? जब निर्णय लेने वाले वियतनाम में बैठे हैं और उनके जो प्रतिनिधि है वो निर्णय ऐसे लेते हैं कि हरियाणा में जो उन्होंने निर्णय लिया, किस आधार पे, जो संगठन महामंत्री है कांग्रेस के, केरल के कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने किस आधार पे निर्णय लिए? अब मैं वो बोलना नहीं चाहता, पर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को पता है कि उन्होंने टिकट किस आधार पे बांटे हैं, कैसे कैसे, उनका आधार क्या था। आधार ये नहीं था कि पार्टी में कमिटमेंट कितना है, आधार ये नहीं था कि कितने वर्ष पार्टी में बिताए, आधार ये नहीं था कि आइडियोलॉजिकल कमिटेड आप कितने हो, आधार कुछ और था। और वो बातें मैं आपके पॉडकास्ट पे नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पॉडकास्ट सभी तरह के सभ्य लोग भी और अच्छे लोग देखते हैं। नहीं, आपने टिकट को लेकर जो बात की, आपने ये भी कहा है कि ठंडा गोश्त से राज्यसभा टिकट मिलता है, तो किस नेता की बात कर रहे हैं? देखिए, अब नेता का नाम लेना उचित नहीं होगा, पर जिस नेता को टिकट राज्यसभा में भेजा गया, उसकी एक ही क्वालिफिकेशन थी कि उसको ये पता था कि मीट दिल्ली में कहाँ अच्छा मिलता है, और वो मीट वो समय पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के घर पहुंचा देता था। बाकी उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो अगर मीट से, सप्लाई से, होम डिलीवरी से टिकट मिलते, तो मेरे इतने गिग वर्कर्स भाई बहन हैं, सबको राज्यसभा भेजो। तो क्या सियासत में मीट माफिया भी सक्रिय है? मीट माफिया भी है और भी तमाम चीज़ें हैं पंच साहब। मैं अध्यापक आदमी हूँ, मेरे मुंह से मैं बोलना नहीं चाहता, पर और ये सारी बातें राहुल गांधी जी को पता है।
ये सारी बातें प्रियंका गांधी जी को पता है कि गौरव वल्लभ के खिलाफ पार्टी का एक पीए प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस अध्यक्ष को पता है कि गौरव वल्लभ के खिलाफ, कैंडिडेट के खिलाफ पीए प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ गया। क्यों नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस प्रवक्ता से पूछा कि भाई तुम किस हैसियत से गए थे कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ, आप स्टेटमेंट देके आ गए। तो ये तमाम बातें हैं, ये कांग्रेस वर्कर्स समझ रहे हैं क्या क्या हुआ उदयपुर चुनाव के दौरान, क्या क्या किस किस ने क्या क्या किया। ये सब बातें सबको पता है, मैं अपने मुंह से नहीं दोहराना चाहता। मैंने पर चुनाव के बाद मेरी रिपोर्ट भी बना के कांग्रेस हाईकमान को भेजी, कोई निर्णय नहीं। मैंने उनको कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पाप तो है ही, पर पॉलिटिकल पाप भी है। मैंने कहा ये मत करो। मैंने कहा भगवान श्री राम के मंदिर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को 1 करोड़ रुपया चंदा देना चाहिए। मुझे यह कहा गया कि मेरे विचार राइटिस्ट है। अगर सनातन का नाम लेना, भगवान श्री राम का नाम लेना राइटिस्ट है, तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं राइटिस्ट हूं, था और आगे भी रहूंगा। तो आप लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे हैं और उस दर्द की बेचैनी को भी मैं महसूस कर रहा हूं इस वक्त आपके साथ, और करीब 11 महीने से आप बीजेपी में हैं। दिल्ली से आप राजस्थान कांग्रेस को कैसे देखते हैं? राजस्थान कांग्रेस तो अभी एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। यहाँ पर एक चीयर लीडर्स का पुरुष संस्करण है एक दिशा में, एक दिशा में एक सीएलपी लीडर है जो चीयर लीडर्स के पुरुष संस्करण से जिसकी भयंकर मतभेद है, क्योंकि वो कुछ बोलता है सदन में, ये सीएलपी लीडर कुछ और बोलते हैं। ये 2 दिशाएं हो गई। तीसरी दिशा में एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री है जो सोच रहे हैं अभी 3-3.5 साल क्यों कपड़े खराब करे, धूप भी बहुत पड़ती है। चौथी दिशा में एक ऐसे युवा नेता है जो ज़्यादातर समय अभी विदेशों में है, उनको राजस्थान से क्या लेना देना। ये 4 धुरियां हैं। इन 4 धुरियों में जो रहे से ज़्यादा नहीं रहे, पहले हजारों में थे कार्यकर्ता, अब सैकड़ों में आ गए। तो सैकड़ों में जो कार्यकर्ता है वो इन 4 धुरियों के बीच में घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि कौन सी धुरी क्या होगी। तो ये कांग्रेस के बारे में, राजस्थान कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करना इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि राजस्थान कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रही है। ये इंडिविजुअलिस्टिक एक ग्रुप है, एक ग्रुप अलग है, एक ग्रुप अलग है। इसको मैं कह सकता हूं कांग्रेस ए, इसको कांग्रेस एस, इसको कांग्रेस चीयर लीडर्स का पुरुष संस्करण, इसको कांग्रेस सीएलपी। लेकिन जब आप कांग्रेस में थे तब आप सचिन पायलट और गहलोत साहब के साथ कैसे रिश्ते थे आपके? मैं तो सर कांग्रेस का एआईसीसी का काम करता था, तो मेरा किसी से ना काऊ से बैर ना काऊ से दोस्ती। मेरा कोई ना तो इनसे बैर था ना दोस्ती। और राजस्थान की कांग्रेस, आपने पूछा हो, ये मैंने 4 धड़े आपको बताए, पर आप अगर कांग्रेस हाईकमान को या संगठन महामंत्री को पूछो जाके, और मैं आपको चुनौती देता हूं क्योंकि आप पूछ सकते हो, आपकी एक्सेस है, आप उनसे पूछो राजस्थान कांग्रेस के अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के अलावा तीसरे लीडर का नाम बता दो, उनको याद पता ही नहीं। तो ये आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं आप उनको भी पूछ लो तो भी थी, मैं अपनी बात पे कायम हूं। और किसी से पूछना चाहो उनसे भी पूछ लो, क्योंकि जो नॉन सिंसियर पॉलिटिक्स है ना सर, रायबरेली राहुल गांधी के लिए कम इंपॉर्टेंट है, वियतनाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रायबरेली के और देश के लोग ये पूछ रहे हैं कि आप वियतनाम से सांसद हो कि रायबरेली से, आपके लिए। और अब आप सिर्फ सांसद ही नहीं हो, आप संवैधानिक पद पर हो, आप भारत के विपक्ष के नेता हो, जो संवैधानिक पद है, संविधान में उसका उल्लेख है, लीडर ऑफ अपोजिशन। आप लीडर ऑफ अपोजिशन, आप कौन सा इश्यू एजेंडा भारत के विकास को, भारत को आगे बढ़ाने का उठाते हो? आप सुबह से शाम आलोचना करते हो, कब आप एक ऐसी बात बता दो जो राहुल गांधी जी ने पॉजिटिव कही हो कि हमें, जैसे बेरोजगारी की बात करते हैं, तो बेरोजगारी कैसे खत्म होगी इसका ब्लूप्रिंट कभी दिया उन्होंने, कि उनकी क्या सोच है?
कभी महंगाई की बात करते जो कि है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं करती। डाटा कह रहा है कि भारत में जो खुदरा महंगाई दर है वो 4% से कम है। कभी विकास दर की बात करते हैं, दुनिया की सारी एजेंसीज कह रही है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। ना चाइना है, ना अमेरिका है, ना जर्मनी है, ना जापान है, ना इटली है, ना स्पेन है, ना इंडोनेशिया है, ना मलेशिया है, ना और कोई देश है। सिर्फ एक देश है जो 6.5-7% की ग्रोथ रेट पर है और 4% से कम लो इन्फ्लेशन पर है। पर आप जहां भी जाते हो, आप अमेरिका जाते हो तो आप भारत का मॉडल नहीं रखते। आप वहां जाके जो लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का समर्थन करते हैं, जो उसकी आवाज बुलंद करते हैं, आप उनके साथ जाके पर्दे के पीछे मिलते हो। देश अब ये स्वीकार नहीं करेगा। देश को चाहिए जो देश की बात करे, देश को आगे ले जाने की बात करे। विपक्ष का काम सिर्फ गाली गलौज करना और आलोचना करना नहीं है। विपक्ष का काम एक ऑल्टरनेटिव मॉडल देना भी है, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से विफल है। लेकिन जब आप कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर बात करते थे तब बेरोजगारी की बात करते थे। लेकिन अब तो चुप हैं आप, जब कांग्रेस के आप बीजेपी में आ गए हैं। आपको मैं ये बताऊं, मैंने कभी इस पे चुप्पी नहीं रखी। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 3-4 सालों में बेरोजगारी की दर घटी है और घटाने की ज़रूरत है। मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि हमें हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फ़ायदा लेना है। अगर हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फ़ायदा लेंगे तो हम जो 6.5-7% से ग्रो कर रहे हैं, हम में क्षमताएं हैं, हमारे देश के युवाओं में क्षमता है कि हम 9 से 10% पे ग्रो कर सकते हैं। और उसी तरफ काम हो रहा है, उसी तरफ चीज़ें बढ़ रही है। तो मैंने कभी भी, मैं अपने शब्दों को वापस नहीं ले रहा। मैं ये कह रहा हूँ पिछले 3 साल में बेरोजगारी की समस्या टू सर्टेन एक्सटेंट रिजॉल्व हुई है। उसको और रिजॉल्व करने की समस्या ज़रूरत है। और राजस्थान की सरकार का एक उदाहरण देता हूँ। आप इतने वर्षों से राजस्थान को कवर करते हैं, आपको राजस्थान के एक एक जिले के एक एक तहसील का आपके पास टिप्स पे है। आपको, आप मुझे ये बताओ कि राजस्थान के इतिहास में एक दिन में 77,000 नौकरियों का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? क्योंकि जब सरकार बनती है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भाई रोजगार एक इश्यू है, इसको रिजॉल्व किया जाए, तो इश्यू करके बताया ना। भजनलाल सरकार ने ये करके दिखाया। भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने एक दिन में 77,000 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन कांग्रेस तो ये कहती है कि ये पर्ची सरकार है। अब वो शायद उनको ये लग रहा होगा, क्योंकि 2018 के उसमें माइंडसेट में होंगे कि उस समय सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे और पर्ची किसी और के नाम की खुल गई। तो क्या ये उसका बात कर रहे हैं? उनको समस्या क्या है पंच साहब, मैं बताता हूँ। उनको ये समस्या है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सादगी, ज़मीन से जुड़ाव और एक कॉमन मैन का जो वो रिप्रेजेंटेशन है, उनके खिलाफ उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति की नीतियों पे नहीं बात कर सकते तो आप उस पर व्यक्तिगत हमले करते हो, तो आप इस तरह की बातें करते हो। अगर बात करनी है तो ये क्यों नहीं कांग्रेस के लोग बात करते कि ईआरसीपी जो 20 साल तक लटका हुआ रहा, उसको ज़मीन पर उतारने का काम, उसको राष्ट्रीय दर्जे की परियोजना बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने राजस्थान में करके दिखाया। अगर बात करना है तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं करते कि हमेशा राजस्थान में एक परिपाटी हो गई थी कि जो इन्वेस्टमेंट समिट है वो सरकार अपने चौथे साल में करवाती थी, जिससे जो एग्जीक्यूशन है उसको आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते थे। मुझे देश की एक सरकार बताओ, एक सरकार जिसने अपने पहले साल के कार्यकाल को खत्म होने से पूर्व इन्वेस्टमेंट समिट कराई हो। तो ये एक व्यक्ति के ऊपर आप उसकी नीतियों की आलोचना नहीं कर रहे हो। भजनलाल शर्मा जी की नीतियों की आलोचना कांग्रेस नहीं कर पा रही है, तो उनके ऊपर व्यक्तिगत बातें कर रही है। और मैं उनको कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों को, कि जितना आप भजनलाल शर्मा जी की सादगी पर उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले करोगे, उतने ही राजस्थान के लोग उनसे और ज़्यादा जुड़ेंगे, उतने ही वो व्यक्तिगत रूप से और मजबूत होंगे। करते जाइए निजी हमले, निजी बातें करते रहिए, पर ध्यान रहे एक भी
प्रतियोगी परीक्षा के दोषी लोग जो खुले घूम रहे हैं आज, वो उन सबको जेल में जाकर चक्की पीसनी पड़ेगी कानून के तहत। ध्यान रहे, जो भी लोग पर्ची देख देख के, पर्ची क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में पर्ची है। वो पर्ची दे दे के पहले सरकारी नौकरियों में भर्ती करवाते थे और उस पर्ची से पेमेंट लेते थे। तो ये जो पर्ची से जो भर्ती हुए हुए लोग हैं, जो पर्ची से लोगों को भर्ती कराने का काम किसी ने भी किया, और कौन है वो लोग, युवाओं को सबको पता है। मैं सारे युवाओं को कहना चाहता हूं, इन सब पर्ची वालों को, जिन्होंने आरपीएससी से लेकर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जो राजस्थान की और परीक्षाएं करने वाले कमीशन है, वहां पर जिन लोगों ने उन चीज़ों को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, उनको जेल जाना पड़ेगा। कानून के तहत उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन एक सवाल इन दिनों ये भी उठ रहा है कि जो एसआई भर्ती को लेकर है कि सरकार ने कहा था हम जांच कराएंगे और भर्ती को रद्द करेंगे। जांच चल रही है, लेकिन जिस स्तर पर जांच चल रही है, भर्ती रद्द करने की बात ही अब हो नहीं रही है। तो आपको क्यों लगता है, या लगता है आपको कि इस पर फैसला होना चाहिए? देखिए, कानून के तहत हम कानून के विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं और उसी के तहत जांच चल रही है। जैसे ही कानून के प्रक्रिया को ख़त्म किया जाएगा और उस प्रक्रिया का जो भी आउटपुट आएगा, मैं सारे युवाओं को, मेरी व्यक्तिगत रूप से उनको कहना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति जो पर्ची से एसआई बना है, या जो पर्ची से तहसीलदार बना है, या पर्ची से अध्यापक बना है कांग्रेस के ज़माने का, उन सबको चुन चुन कर नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। और जिन्होंने ये पर्चियां दी है, क्योंकि ये पर्चियां दे के ही तो भर्ती कराते थे, पर्ची पे लिखते थे, उन पर्चियों वालों को सबको अंदर जेल जाना पड़ेगा। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक दिशाहीन पार्टी है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या आपको दिशा मिल गई है? देखिए, व्यक्तिगत दिशाएं महत्वपूर्ण नहीं होती, दिशा राष्ट्र की दिशा होती है। और राष्ट्र को दिशा मिल गई है कि अगले 2 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत बनने जा रहा है। राष्ट्र को दिशा मिल गई है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। देश का हर व्यक्ति उस मुहिम में जुड़ चुका है। गहलोत साहब के साथ भी आपने काम किया है, सचिन पायलट के साथ भी आपने काम किया है। ये एक अलग तरीके का सवाल है कि क्या आपको लगता है, जब आप, तो क्योंकि उस दौरान आप कांग्रेस में ही थे, कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष न बनने का फैसला आपकी नज़र में सही था या गलत? देखिए, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में मेहनत करके आगे नहीं बढ़ना चाहता, शॉर्टकट्स चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में आपको मेहनत करनी पड़ती है, लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ता। आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुख्यमंत्री का रहता है, इतनी सुविधाएं नहीं रहती, बड़े बड़े बंगले नहीं रहते, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती, काफिले नहीं होते, बड़े बड़े लोग मिलने नहीं आते। तो मेहनत करने से आपने अगर जी चुराना है तो आपका फैसला आपको लगा कि भाई कांग्रेस पार्टी में कौन इतनी मेहनत करेगा, मैं यहाँ पर स्टेबल हूँ, उन्होंने अपना निर्णय कर लिया। पर मुझे आप ये बताओ, ये मेरे आज तक समझ में आया नहीं कि कांग्रेस हाईकमान ने अपने ऑब्जर्वर राजस्थान में भेजे, जिसमें कांग्रेस के वर्तमान के जो अध्यक्ष है वो ऑब्जर्वर बन के आए थे। वो ऑब्जर्वर बन के आए, एमएलए उनके सामने पेश ही नहीं हुए, और जो पेश नहीं हुए और जिन्होंने कांग्रेस हाईकमान को चेतावनी दी, अरे मैं किसी कांग्रेस को नहीं जानता, यहाँ तो सिर्फ एक ही कांग्रेस है, वो इनकी कांग्रेस है, उनको कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है। दिया कि नहीं? राजस्थान के लोगों को पता है कि नहीं? जो खुलेआम आके प्रेस को स्टेटमेंट दिए, वो मंत्री बने रहे। तो कांग्रेस में क्या ऑर्गेनाइजेशन का, आपने ये मेरे से सवाल पूछा ना कि कांग्रेस संगठन को आप कैसे देख, अरे संगठन है कहां? एक राज्य का एमएलए, एक राज्य का मंत्री कांग्रेस की लीडरशिप को चेतावनी देता है और उसके 10-11 महीने बाद चुनाव होते हैं और उस मंत्री को आप टिकट दे देते हो, वो मंत्री विधायक बन जाता है। तो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन कहां है?
कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप को कहते हो ए मैं तुझे नहीं मानता, ये उस व्यक्ति ने कहा था, और अब उसको आपने एमएलए का टिकट दे दिया। जो लोग कांग्रेस हाईकमान का विरोध करके कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में नहीं गए, उनको आपने टिकट दे दिया सबको। तो क्या है आपका डिसिप्लिन, क्या है? और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो उस समय पर्यवेक्षक आए थे कांग्रेस के, वो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो रात भर बैठे रहे, विधायक उनसे मिलने नहीं आए, वो आज भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कार्रवाई कर सकते। तो ये कांग्रेस है कहां पर? एक मुख्यमंत्री दूसरे नेता को कहता है कि ये नालायक है, ये नाकारा है, ये सोने की चम्मच लेके इकट्ठा पैदा हुआ है, इसने कुछ नहीं किया, और वो व्यक्ति वापस कांग्रेस में, ये भी कांग्रेस में। मेरे को समझ में नहीं आई बात। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होती है, ऐसे संगठन चलते हैं। तो आपने मेरे से पूछा ना कांग्रेस संगठन को आप कैसे देखते हो, है कहां पर? यहां कांग्रेस ए है, या कांग्रेस एस है, या कांग्रेस चीयर लीडर्स का पुरुष संस्करण है, या कांग्रेस सीएलपी है। ओरिजिनल कांग्रेस का ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो एआईसीसी वाली कांग्रेस है वो वियतनाम गई हुई है। तो बार बार आप वियतनाम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि सचिन पायलट विदेश में रहते हैं, तो क्या मायने हैं इसके? विदेश में नहीं रहते वो, आराम। आप ये बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूं और आपको मैं सही लगे तो उत्तर देना, नहीं तो आप सुन लेना। वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक है, उन्होंने अभी सदन चला, उनकी क्या अटेंडेंस थी? तो ऐसे तो बीजेपी के बड़े नेता वो भी अरे नहीं थे। मैं तो कह रहा हूं ना, उनकी उनका जवाब देता हूं, फिर बीजेपी का। उनकी क्या अटेंडेंस थी? उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किन मुद्दों को उठाया? जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा, उनका क्या सवाल पूछा, मुझे ये बताओ। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, समस्त बड़े नेता, समस्त मंत्री, समस्त मुख्यमंत्री, मुझे याद है यहाँ विधानसभा चल रही थी, अभी कुछ दिनों पूर्व की बात बता रहा हूँ, तो मैंने को उनसे मिलना था मुख्यमंत्री जी से। तो उनके ऑफिस से आया कि सर ने कहा है कि विधानसभा चल रही है, मैं सुबह से शाम तक किसी से भी नहीं मिल सकता। ये लोकतंत्र मूल्यों को जीवित रखने वाला स्टेटमेंट है। आप एमएलए हो, आप इसलिए नदारद दो कि आप मंत्री नहीं हो, आपकी सरकार नहीं है, तो लोगों ने तो आपको एमएलए बनाया ना। आपने क्या सवाल पूछा, आपने क्या इश्यूज़ को रिजॉल्व कराया? प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं, और मैं चेतावनी भरे शब्दों में कह रहा हूँ कि प्रदेश में अब युवा लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि हमारा विधायक क्या पूछता है, क्या करता है। जो लोग अपने विधायक की जो क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, उससे ज़्यादा दिल्ली और विदेशों में रहते हैं, वो लोग लोकतंत्र के लिए या लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए काम नहीं कर रहे, वो लोकतांत्रिक मूल्यों को नीचे गिराने का काम। एक सवाल थोड़ा सा इससे हटकर है कि क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है राजस्थान में, कि आप भी डूंगरपुर से? मैं डूंगरपुर से अध्यक्ष हूँ। तो क्यों आपको लगता है कि आप भी आरसी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं? नहीं, मैं आज कैमरे के सामने कहता हूँ कि मैं पुनः कहता हूँ, मैं ये सोचता ही नहीं कि मुझे ये मैं तो हाथ जोड़ के आज कहता हूँ कि ईश्वर ने मुझे अभी तक इतना दिया है, शायद मैं उसके योग्य ही नहीं था। तो आगे भी ईश्वर देगा तो ग्रहण करूंगा, नहीं देगा तो मुझे पर्याप्त मिल गया। तो मेरा ये कभी एम्बिशन नहीं है कि 2025 तक यहाँ, 26 में यहाँ, 27 में यहाँ मेरा। पर मैं आपको ये जरूर कहता हूँ कि राजस्थान के एकमात्र क्रिकेट एसोसिएशन है जो फ्लड लाइट में प्रीमियर लीग प्रतियोगिता हम कराते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट था कि भाई जो डूंगरपुर में क्रिकेट बड़ा पॉपुलर है और पूरे प्रदेश में है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर डूंगरपुर में अगर एक प्रीमियर लीग डीपीएल हम प्रतियोगिता कराते हैं, उसमें भी डूंगरपुर के हजारों लोग उस प्रतियोगिता को देखने आते हैं। फ्लड लाइट में डे एंड नाइट के मैच होते हैं, T20 फॉर्मेट के। इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स उसमें आते हैं, इंटरनेशनल लेवल के एम्पायर्स हम उसमें बुलाते हैं। तो मैं तो ये करवाता हूँ, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। आपने कभी मुझे देखा कि
मैंने क्रिकेट के जो संगठन है या क्रिकेट के जो समूह है वहाँ कभी आपने मुझे बैठे हुए या जाते हुए देखा? तो मेरा काम है कि भाई डूंगरपुर है तो डूंगरपुर में कराता हूँ। अब मेरा टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो नहीं कराऊंगा। तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। और मैं पॉलिटिकली, पहला सवाल आपने पॉलिटिक्स का पूछा था, तो मेरा पॉलिटिक्स में भी ये नहीं है कि 26 में या 28 में या 30 में या, मैं तो ये कहता हूँ जो भगवान की इच्छा है वो प्रसाद मिल जाएगा तो ग्रहण करेंगे, नहीं मिलेगा तो भगवान ने इतना प्रसाद दिया अभी तक जिसका मैं इस जन्म में, अगले जन्म में ईश्वर का आभारी रहूँगा। लेकिन राजस्थान में जो आपके बीजेपी के मंत्री हैं, विधायक हैं, बड़ी संख्या में उनके बेटे यहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं। देखिए, मैं आपको एक करेक्ट कर दूं, मैं 2022 में ही अध्यक्ष बन गया था, मैं अभी नहीं बना हूँ। 2022 में ही मैं जिला क्रिकेट का अध्यक्ष बन गया था, तो मैं अभी अध्यक्ष नहीं बना हूँ। और आपने जो सवाल पूछा कि कुछ मंत्रियों के पुत्र, कुछ विधायक वो क्रिकेट में हैं, वो पहले भी थे और मुझे लगता है उनकी भी इच्छा होगी कि क्रिकेट की सेवा करें, तो कर रहे होंगे। तो सेवा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? पॉलिटिक्स, खेल पॉलिटिक्स की बात क्यों नहीं, मुझे लगता है कि उनकी इच्छा, जैसा मैं सोचता हूँ कि उनकी इच्छा होगी कि उनके क्षेत्र से जो गांव देहात के जो बच्चे हैं, जो खेलने वाले बच्चे हैं, उनको उचित अवसर मिले, उनके उचित अवसर दिलाने के लिए वो प्रयासरत होंगे, इसीलिए वो क्रिकेट के इन संगठनों में है। मैं तो ये मानता हूँ। अब उनका क्या मोटिव है, उनका क्या उद्देश्य है, वो जाने, पर मैं ये मानता हूँ उनका यही मोटिव होगा। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस के यहाँ पर 4 अलग अलग गुट हैं या ध्रुव की बात कर सकते हैं, तो राजस्थान बीजेपी के भीतर भी तो कई गुट हैं। देखिए, आपने कभी ऐसा देखा कि एक कांग्रेस का अध्यक्ष सदन में कुछ बोले, सीएलपी लीडर उनके विरोधाभास बात कर ले? ऐसा भाजपा में देखा? कभी आपने ये देखा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री अपने ही विधायक को नाकारा निकम्मा बोलता है? आपने सुना? ये चीजें परेशान करने वाली है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो सादगी की सरकार, एक ऐसी सरकार जिससे युवाओं को ये विश्वास हुआ कि वह भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनके सरनेम से मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं होंगे, उनके पिता का क्या कंट्रीब्यूशन था उससे मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं होगा, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी व्यक्तिगत स्वयं की क्या सोच है उससे डिसाइड होगा। आपके पिता केंद्रीय मंत्री थे, कांग्रेस में ऐसे कई लोग हैं जिनके पिता केंद्रीय मंत्री थे, उनके पिता को वो आगे लेके जा रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? वो क्या राजस्थान में पैदा हुए? उन्होंने राजस्थान में पढ़ाई करी? वो क्या जयपुर, जोधपुर, पाली, कोटा, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली, क्या यहाँ पे स्कूल पढ़ी? प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है। तो जो लोग अपने पिता के कारण आगे बढ़ रहे हैं, जिनका राजस्थान में जन्म नहीं, जिनकी राजस्थान में शिक्षा नहीं, जिनकी राजस्थान में दीक्षा नहीं, वो सिर्फ राजस्थान में इसलिए क्योंकि उनके पिता राजस्थान में थे, उनके पिता केंद्रीय मंत्री थे, ये सिर्फ कांग्रेस में हो सकता है। और जो हमको भारतीय जनता पार्टी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि एक कॉमनर, एक ऐसा व्यक्ति जो जमीन से उठकर यहाँ तक पहुँचा है, विधायक बना है, वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये एक छोटा निर्णय नहीं है। इस निर्णय से युवाओं के जो सपने देखने की ताकत है, वो सपने देखने की ताकत इस निर्णय से बढ़ चुकी है। और अगर युवा सपने देखना चालू करेगा बड़े, तो उन सपनों को क्रियान्वित करने की ताकत राजस्थान और देश के युवाओं में है। तो आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल को भी देखा है और मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल को भी आप देख रहे हैं, क्या अंतर दिखता है आपको? देखिए, पहले के 3.5-4 साल तो जो पुराने गहलोत साहब की सरकार थी, वो नाकारा निकम्मा सोने की चम्मच में ही निकल गई कहने में, और लास्ट के 1 वर्ष में वो चुनावी मोड में आ गए। तो कार्यकाल हुआ कहाँ? वो तो सिर्फ अपने विधायकों को बचाने में उनका समय निकल गया। उनके विधायकों को
कौन सी होटल है, मैं तो नाम नहीं जानता, 5 सितारा होटल, वहाँ पे उनके विधायकों को बंद करके ही उनका समय निकल गया। राजस्थान के लोगों के बारे में उन्होंने क्या सोचा? और बाद में सरकार ने क्या किया? पर्चियों से भर्तियाँ करी, विधायक मंत्री क्या क्या हुआ है, पर्चियाँ चल रही थी, पर्चियाँ। क्यों ऐसा हुआ कि आरपीएससी के मेंबरों को गिरफ्तार किया गया? कौन है उन लोगों के पीछे? उन्होंने जो पैसा लिया, वो किस ने पैसा लिया, उनको कहाँ पहुँचाया? ये सारी चीज़ें कानून के तहत इन चीज़ों को एकत्रित किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन को, और वो सब लोग जिन्होंने युवाओं के ड्रीम्स की हत्या करी, युवाओं के सपनों की हत्या करी है, उन सब लोग को वो कानून के तहत जेल के पीछे पहुंचाने का काम भजन लाल शर्मा जी की सरकार करेगी। लेकिन कितना वक्त चाहिए सरकार को? 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। देखिए, कुछ चीज़ें भारत में कानून के तहत होती है। आते ही एसओजी का गठन किया कि नहीं सरकार ने? एसओजी की जांच की रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया कि नहीं? आप बताओ, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर भ्रष्टाचार से या पेपर के लीक से कोई व्यक्ति अधिकारी बन गया, उसको अंडर ट्रेनिंग को जाके बाहर बर्खास्त करने का काम किसने किया? आज तक पहले कोई राज्य में हुआ? ये बताता है कि जो मौजूदा सरकार है वो युवाओं की सोच की सरकार है, युवाओं के सपनों को साकार करने वाली सरकार है। तो कुछ काम कानून की बाध्यता में है। मैं आपको कन्फर्म करता हूं कि कानून के तहत थोड़ा समय लग सकता है, पर एक भी दोषी नहीं बचेगा, क्योंकि ये कॉमन लोगों की, जो मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय परिवारों की सोच की, उनके सपनों को पूरा करने वाली सरकार है। ये 77,000 भर्तियां एक दिन में निकालने वाली सरकार है। ये ईआरसीपी को हकीकत में जमीन पर लागू करवाने वाली सरकार है। ये वह सरकार है जो अपने तरफ से तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ही रही है, निवेश लाके प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाने का काम कर रही है। आपने कहा सनातन की, आपने बात की कि जो कांग्रेस है वो सनातन विरोधी है। एक सवाल मेरा आपसे है कि एक व्यक्तिगत सवाल है मेरा आपसे, और जितना मैं आपको समझता हूँ, जानता हूँ, मुझे लगता है कि आप सीधा जवाब देंगे। किसी भी सरकार को सेकुलर होना चाहिए या सनातनी होना चाहिए? अब ये मुझे बताइए, क्या सेकुलर होने का मतलब ये है कि कोई राजनीतिक दल ये बोले कि सनातन कोरोना के बराबर है? ये बोला गया चेन्नई में डीएमके के द्वारा। मैंने कांग्रेस हाईकमान को, लीडरशिप को कहा कि हमें इसका विरोध करना चाहिए, वो मूक दर्शक बन के बैठे रहे। क्यों मूक दर्शक बन के बैठे रहे? तो सेकुलर होने का अर्थ ये नहीं है कि हिंदुओं को और सनातनियों को गाली पड़ती रहे और हम कुछ ना बोले। मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। मेरे लिए सभी धर्म सम्मान के योग्य, सभी धर्म, यही तो सेकुलर की बुनियाद है। पर हो क्या रहा है कि सेकुलर एक फैशनेबल शब्द बन गया, जिसमें सेकुलर होने का अर्थ कांग्रेस के कारण या कांग्रेस के ज़माने में ये हो गया था कि सनातन और हिंदू को गाली दो, वही सेकुलर है। ये सेकुलर नहीं है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, पर कोई व्यक्ति मेरे धर्म का, मेरी पूजा परंपराओं का, मेरी पूजा पद्धति का अपमान करेगा, मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। यही गौरव वल्लभ है। तो मैं सेकुलर हूं, पर मेरा सेकुलर की डेफिनेशन कांग्रेस के सेकुलरिज्म की डेफिनेशन से अलग है, क्योंकि कांग्रेस के सेकुलरिज्म में हिंदू विरोध और सनातन विरोध है। मैं वो नहीं करूंगा। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करूंगा, पर कोई मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत करे, मैं ये सहन नहीं करूंगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। यही मेरे लिए सही मायने में सनातनी होना भी है और सही मायने में सेकुलर होना भी।